ओ यूं मिला के नजर करके जादूगरी, देख के दर्द जिगर आगे पीछे डोल कर। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल को चुरा ले गया। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल को चुरा ले गया। तो अभी आप सुन रहे थे मेरी बेसुरी आवाज़ में सोल्जर की सॉन्ग। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं द सोल्जर चैप्टर की समरी इंग्लिश 100 मार्क्स क्लास 12 के लिए। द पोएम द सोल्जर हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रपर्ट ब्रूक। द सोल्जर कविता रपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप इसी वक्त ध्यान से इस समरी को सुनिए, क्योंकि समरी सुनेंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में तो बनेंगे ही, साथ में 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज ए सोनेट, यह एक सोनेट है। ये कविता द सोल्जर सोनेट है। सोनेट का मतलब मैं यहाँ पे बता दूँ, ए पोएम ऑफ 14 लाइन इज कॉल्ड सोनेट। ऐसी कविता जिसमें 14 पंक्तियाँ होती है, 14 लाइन वाली कविता को सोनेट कही जाती है। इट इज़ ए पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक का क्या मतलब होता है? पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति। तो इट इज़ ए पैट्रियोटिक पोएम, यह एक देशभक्ति कविता है। इन द पोएम रपर्ट ब्रूक इज़ अ सोल्जर, और इस कविता में रपर्ट ब्रूक पोएट खुद एक सोल्जर है। सोल्जर मीन्स सिपाही। रपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन 1887 एंड डाइड इन 1915। रपर्ट ब्रूक साहब का जन्म 1887 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। ये बात ज़रूर याद रखेंगे आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये आएगा ही आएगा। 1887 जन्म और 1915 उनकी मृत्यु। ही इज़ रिमेम्बर्ड एज अ वॉर पोएट। वॉर मीन्स क्या होता है? युद्ध। तो ही इज़ रिमेम्बर्ड, वह याद किए जाते हैं एज अ वॉर पोएट। उन्हें एक वॉर पोएट के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि वह युद्ध से जुड़ी बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखा है। ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरुआती में रपर्ट ब्रूक साहब ने देशभक्ति को बहुत ही इंस्पायर्ड किया, यानी प्रेरित किया है। वह अपनी कविता से लोगों में युद्ध के प्रति एक जोश जगा दी थी। एक्चुअली द सोल्जर डील्स विथ इंग्लैंड। दरअसल द सोल्जर कविता इंग्लैंड की धरती से संबंधित है और वहाँ की व्याख्या करती है। द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर हिडन इन द पोएम। इस कविता में कवि ने अपने पोएट्री में कंसील्ड वर्ड का यूज़ किया है, जिसका अर्थ होता है हिडन। According to the soldier, England has given her native her flowers to love. इस कविता के अनुसार, द सोल्जर कविता के अनुसार, इंग्लैंड ने कवि को अपनी मातृभूमि धरती पे शरण दिया और उन्हें ढेर सारा फूल दिए प्यार करने के लिए। यानी वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी के लिए चाहिए कवि को अपने धरती से मिला, और इसके लिए कवि बहुत ही थैंकफुल है अपनी धरती का, और उसी की व्याख्या करता है। This poem was composed in 1914 during First World War and Rupert Brooke belonged to 20th century। यहाँ पे मैं बताते चलूँ आपको कि यह कविता द सोल्जर 1914 में लिखी गई थी, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था।
तो प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 में हुआ था और उसी समय रॉबर्ट ब्रूक साहब ने ये कविता लिखी थी। और रॉबर्ट ब्रूक साहब 20वीं सदी के कवि है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में अक्सर आपको पूछे जाते हैं कि कौन सा कवि किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूक साहब 20वीं सदी के कवि रहे हैं। द पोएट इज़ अ सोल्जर एंड गोज़ टू फॉरेन टू फाइट फॉर हिज कंट्री। कवि खुद एक सिपाही है इस कविता में और गोज़ टू फॉरेन, फॉरेन मीन्स विदेश, और वह विदेश यानी दूसरे कंट्री में जाते हैं अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करने। ही सेज, वह कहते हैं, इफ़ ही डाइज ही वुड बी ब्यूरिड देयर एंड रिमेंबर्ड एज अ मैन ऑफ इंग्लैंड। और वह कहते हैं कि अगर युद्ध में वो मारे जाते हैं तो वह इंग्लैंड के एक विशेष व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे और वहाँ की धरती पे उन्हें दफना दिया जाएगा। ही थैंक्स हिज कंट्री फॉर सेविंग हिज लाइफ एंड नर्सिंग हिम। वह अपनी राष्ट्र को, अपनी देश की धरती को धन्यवाद देता है कि उसकी देश की धरती ने, मिट्टी ने उसके जीवन की सुरक्षा की है और उनका पालन पोषण किया है। ही थिंक्स, उन्हें लगता है, इफ़ ही डाइज इन द वॉर ऑल हिज सिंस विल बी फिनिश्ड एंड हिज हार्ट विल गेट प्योर। उन्हें लगता है कि इफ़ ही डाइज इन द वॉर, अगर वह युद्ध में मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ऑल हिज सिंस, सिंस मीन्स होता है पाप, ऑल हिज सिंस विल बी फिनिश्ड, उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, धुल जाएंगे, एंड हिज हार्ट विल गेट प्योर, और उनका आत्मा, उनका दिल शुद्ध पवित्र हो जाएगा। ही सेज, वह कहते हैं, डेथ इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल की मीनिंग होती है निश्चित, अटल। ही सेज डेथ इज़ इनएविटेबल, मृत्यु निश्चित है, तय है, अटल है, सभी को एक दिन तो मरना ही है। तो कभी यहाँ पे सोचता है कि अगर मैं शहीद ही हूँ, मुझे मरना ही है, तो क्यों ना अपनी मातृभूमि के लिए मरूँ। एंड ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, और वह मृत्यु से नहीं डरते हैं। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, और उन्हें मौत से कोई भय नहीं है, क्योंकि वह अपनी मातृभूमि के लिए मरने को तैयार है और ऐसे में उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता है। द वर्ड एटर्नल मीन्स फॉर एवर। याद रखिएगा, कवि की जब इस पोएट्री को आप पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा, एटर्नल की चर्चा की गई है, जिसका अर्थ इस कविता में फॉर एवर होता है। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। एंड डस्ट स्टैंड्स फॉर सोल्जर, और उन्होंने डस्ट, धूल वर्ड का यूज़ किया है जो कि सोल्जर के लिए किया गया है, सिपाही के लिए। द पोएट यूज्ड इंग्लैंड 4 times and English 2 times. That shows his patriotic feelings for the nation. The poet used England 4 times. इस कविता में कवि ने इंग्लैंड यानी अपनी कंट्री का नाम 4 बार लिया है, एंड इंग्लिश 2 times, और इंग्लिश वर्ड को उन्होंने 2 बार इस्तेमाल किया। ये बात तो आप जरूर ही याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स द पोएट यूज्ड इंग्लैंड इन हिज पोएम। तो कविता में कवि ने 4 बार इंग्लैंड वर्ड का यूज़ किया है और 2 बार इंग्लिश वर्ड का, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो आगे ये है, दैट शोज हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स फॉर द नेशन, और इस तरह से उनका अपने देश और अपने भाषा का नाम बार बार लेना अपने कविता में उनके देशभक्ति एहसास को दिखाता है। राष्ट्र के प्रति उनका अपने देश के प्रति कितनी स्नेह है, कितनी भक्ति है, ये दिखाता है इस प्रक्रिया से कि उन्होंने 4 बार अपने देश का नाम और इंग्लिश वर्ड का 2 बार इस्तेमाल किया है।
इन फैक्ट, दरअसल इन फैक्ट रपर्ट ब्रूक वॉज डाइड ड्यू टू सेप्टसीमिया। इन फैक्ट रपर्ट ब्रूक वॉज डाइड ड्यू टू सेप्टेमिया। दरअसल उनकी मतलब रपर्ट ब्रूक की मृत्यु सेप्टासीमिया नामक एक बीमारी से हुई थी, जिसमें ये बीमारी ऐसी है जिसमें ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इनके मृत्यु का कारण था सेप्टासीमिया। याद रखिएगा, ये बात भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि रपर्ट ब्रूक के मरने का कारण क्या था। तो याद रखेंगे, रपर्ट ब्रूक वाज डाइड ड्यू टू सेप्टासीमिया। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो ये इंग्लिश 100 मार्क्स पोएट्री सेक्शन से द सोल्जर चैप्टर की समरी थी, और इस समरी को आप चाहे तो अपनी नोटबुक में, कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए वीडियो से देख करके, ताकि अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी और लिखा हुआ आपके नोटबुक में रहेगा तो हमेशा काम आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी अनुभव मिल रहे होंगे हमारे इस चैनल से। तो फिर हम लोग कल इस चैप्टर के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो आज समरी की आप तैयारी कर लीजिए, कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।